नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेशन लेने जा रहे हैं सेकंड लास्ट। क्यों कहा है ऐसा मैंने सेकंड लास्ट? क्योंकि ये इसके इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर मात्र और है, उसके साथ ही आपका ये प्राचीन भारत का इतिहास वाला ये सब्जेक्ट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, लेते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम आज के एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे आज दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार पर। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया में है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया में। दरअसल मैंने पहले भी आपको कई बार मैप का अध्ययन करवाया है प्राचीन इतिहास की इस सीरीज के दौरान, तो उम्मीद करता हूं कि दक्षिण पूर्वी एरिया से आप भली भांति परिचित तो होंगे। ठीक है, भारत के दक्षिण में और पूर्व के क्षेत्रों में जो देश हैं उन देशों में भारतीय संस्कृति के विस्तार की हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं उनको फिर से मैं रिपीट करवा दूं, बता दूं कि मेरे द्वारा कुछ क्या ऑलमोस्ट बीए के सभी सब्जेक्ट जो है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री कोर्सेज के रूप में लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को मिलेंगे, है ना। लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के ये सारे सब्जेक्ट आप आसानी से देख सकते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दरअसल इसकी भी, है ना। ये सारे सब्जेक्ट आप आसानी से वहां पर फ्री कोर्सेज के रूप में पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस था जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही थी। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो सेकेंड लास्ट आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक होने जा रहा है ये यूनिट 5 में टॉपिक नंबर 22 होने जा रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं आज। इसके बाद में एकमात्र टॉपिक बचेगा आपका भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण, और इसके बाद ही जो है भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है आज। तो बेसिकली आज हम 3 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट होंगे आपके इंपॉर्टेंट। व्याख्या, सबसे पहले व्याख्या के रूप में बात करेंगे और इस टॉपिक के भूमिका पर बात करेंगे, दरअसल पृष्ठभूमि की बात करेंगे या पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। इसके बाद में बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति का जो है विदेशों में फैलने का या विस्तारित होने का के कारण क्या रहे हैं, मतलब भारत के अन्य देशों में भारतीय संस्कृति क्यों फैली, उसके पीछे कारण क्या थे। और लास्ट में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में भारत के उपनिवेशों पर। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझ पाएं, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। यदि आप इस टॉपिक की एक समग्र अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो विस्तार से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप याद होता चलेगा। बस एक बार ध्यान से लेक्चर को एंड तक सुन लीजिए। ये क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन जरूर लगाइएगा लेक्चर पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में। चलिए शुरू करते हैं, व्याख्या से इसकी शुरुआत करेंगे। दरअसल दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में भारत का मैप कुछ और हुआ करता था जिसे आप कहते हैं अखंड भारत। नाम सुना है ना आप लोगों ने, अखंड भारत। इसी तरह से एक बृहत्तर भारत भी हम कहते हैं। एक अखंड भारत अलग था और एक बृहत्तर भारत हम अलग होता है। बृहत्तर भारत का मतलब यह हुआ कि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में जब भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार थे या व्यापारिक संबंध थे या अन्य धार्मिक संबंध थे या सांस्कृतिक संबंध थे, तो जब भारत प्राचीन काल में अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर चुका था, तो जहां जहां भारत ने अपने सांस्कृतिक रूप से या व्यापारिक रूप से या अन्य किसी सैद्धांतिक रूप से जब संबंध स्थापित किए, तो जिन जिन क्षेत्रों में स्थापित किए वो सारे क्षेत्रों को मिलाकर के ही हम भारत को बृहत्तर भारत के नाम से जानते थे। इसी बात का अध्ययन आज आपको यहां पर विस्तार से करने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों अगर प्राचीन काल की बात करें तो जब शुरुआत ही हुई इतिहास के या कहें कि इतिहासकारों के मतों का आना जब शुरू हुआ, तो जो कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिनका मानना था कि भारत का प्राचीन काल में भारत का दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं था। लेकिन आगे चल करके जब कुछ नए नए शोध कार्य हुए तो उन शोधों ने इन इतिहासकारों के विचारों को गलत साबित कर दिया। कैसे? क्योंकि जो आधुनिक इतिहासकार रहे हैं, जो नवीनतम शोध हुए हैं, उनके बाद में जो आधुनिक इतिहासकार रहे हैं उन्होंने कई तथ्य जो है प्रस्तुत किए।
उनका कहना है, जो आधुनिक इतिहासकार है उनका कहना है कि प्राचीन काल में भारतीय जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं में ही कैद होकर नहीं रहे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारतीय जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं में ही कैद होकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दूरस्थ प्रदेशों की यात्राएं की, पर्वत तथा समुद्रों को पार करके और दुनिया के अन्य देशों से राजनीतिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। वो कई देशों में इस प्रकार के संबंध स्थापित करके और भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन देशों में बढ़ाया। इस प्रकार उन समस्त प्रदेशों को जिन पर भारतीयों ने राजनीतिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक दृष्टि से अपना प्रभाव जो है स्थापित किया या प्रभाव स्थापित किया, उस क्षेत्र को ही हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। तो बृहत्तर भारत का मतलब क्या हुआ, है ना? सिंपल वे में समझेंगे तो बृहत्तर भारत का मतलब क्या हुआ कि जब प्राचीन काल में भारतीयों ने व्यापारिक उद्देश्य से या सांस्कृतिक उद्देश्य से या धार्मिक उद्देश्य से जब दुनिया के अन्य देशों से संबंध स्थापित किया और वो संबंध स्थापित करने के बाद उन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया, तो उसी क्षेत्र को बृहत्तर भारत कहा जाता है। क्लियर हुआ? और इसी बृहत्तर भारत की व्याख्या हम आगे करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के रूप में। समझिएगा जरा, भारतीय संस्कृति अन्य देशों में फैली, उसके पीछे कारण क्या थे? तो ऐसे कुछ प्रमुख कारण थे। उन प्रमुख कारणों में से सबसे बड़ा एक कारण था व्यापारिक कारण। क्या नाम था? व्यापारिक कारण। वैसे तो आप कारणों को भली भांति इस पॉइंट में समझ चुके हैं। कारण दरअसल जो उद्देश्य थे या जिन माध्यमों से भारतीयों ने अन्य देशों में अपनी संस्कृति का प्रभाव जमाया, ऐसे तीन ही कारण थे। कौन कौन से? एक व्यापारिक कारण था, एक सांस्कृतिक कारण था, एक व्यापारिक कारण था और एक अन्य धार्मिक कारण था। क्लियर है? तो उनमें से एक कारण की हम बात करें, व्यापारिक कारण की, तो दरअसल भारतीय संस्कृति के विदेशों में फैलने का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वह व्यापारिक कारण ही था या व्यापार ही था, कि भारतीयों ने व्यापार के माध्यम से ही अन्य देशों की भूमि को भारतीय संस्कृति से प्रभावित किया या अन्य देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति से प्रभावित किया। भारतीयों ने व्यापार के लिए अन्य देशों की यात्राएं की, जिससे उनके संपर्क अन्य देशवासियों से हुए, दूसरे देश के निवासियों से हुए, और धीरे धीरे भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से इन देशवासियों को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस बिंदु से, इस पॉइंट से आप भली बात ये समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया के अन्य देशों में पहुंची, उसके पीछे एक बड़ा कारण था व्यापार का, कि भारतीयों ने व्यापार की लालसा से ही दुनिया के दूसरे देशों में एंट्री करके और उन देशों के साथ व्यापार करते हुए उन देशों के नागरिकों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित किया। इसके अलावा दूसरे कारण है धार्मिक कारण। दूसरे कारण में धार्मिक कारण को आप ले सकते हो। प्राचीन भारत में दोस्तों ऐसे कई शासक हुए, ऐसे कई धर्म अनुयायी हुए जिन्होंने स्वयं या अपने अनुचरों को दूसरे देशों में भेज करके वहां के लोगों को अपने धर्म से प्रभावित किया और उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रभाव में लिया। ऐसे शासकों की अगर बात करें तो ऐसे शासकों में सबसे प्रमुख जो नाम लिए जाते हैं वो अशोक और कनिष्क का नाम लिया जाता है। अशोक और कनिष्क का नाम लिया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात कर लें तो लंका, अफगानिस्तान, चीन, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, शाम, इंडो चीन की यात्रा करके और बौद्ध धर्म की स्थापना इन लोगों ने की थी, है ना। ये सारे कार्य प्राचीन भारत में तो हुए थे। आज इन देशों में चाहे आप श्रीलंका को ले ले, अफगानिस्तान को ले ले, चीन को ले ले, जापान को ले ले, कई जगह तो जो है बौद्ध धर्म आज भी माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी है इन देशों में। या फिर जिन जैसे कि अफगानिस्तान जैसे देशों में जहां बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका पूरी तरह, वहां पर आज भी जब कभी कहीं खुदाई होती है तो प्राचीन बौद्ध मूर्तियां वहां प्राप्त होती है। इसका संकेत स्पष्ट है कि इन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। वो कब संभव था? ये तो प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में। क्लियर है? तो धार्मिक कारण भी इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धार्मिक कारण भी भारतीय संस्कृति को अन्य देशों में फैलाने में एक प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा तीसरे कारण के रूप में हम देख सकते हैं साम्राज्यवादी कारण। जी हां, दुनिया के अन्य देशों में भारत की सीमाएं बढ़ी, उसके पीछे एक प्रमुख कारण था साम्राज्यवादी भावना या साम्राज्यवादी लालसा। ये साम्राज्यवादी लालसा किसकी होती थी? तो शासकों की। दरअसल प्राचीन काल में साम्राज्य का विस्तार करना प्रत्येक राजा का अपना एक कर्तव्य होता था।
कर्तव्य मानता था। प्रत्येक राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना अपना कर्तव्य मानता था और इसी उद्देश्य से प्राचीन भारत के कई शासकों ने समय समय पर कई देशों पर आक्रमण किए और उनको अपने प्रभाव में लिया। और जहां जहां पर यह कहें कि जिन जिन देशों पर भारतीय शासकों ने आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया, उन राज्यों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी हो गया। इसी क्रम में अगर कनिष्क की बात कर लें तो कनिष्क ने अपने साम्राज्य को खोतान व चीनी तुर्किस्तान तक विस्तृत कर लिया था। खोतान और चीनी तुर्किस्तान जो है दोनों ही चीन के क्षेत्र हैं, चीन के क्षेत्र हैं। एक काफी बड़ा एरिया जो है चीन का यहां पर कनिष्क के साम्राज्य काल में कनिष्क ने हड़प लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार उपरोक्त कारणों से अनेक देश भारतीय संस्कृति से के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए और इस प्रकार बृहत्तर भारत की स्थापना हुई। क्लियर है? तो बृहत्तर भारत जो है प्राचीन काल में हुआ करता था। क्लियर है? तो दोस्तों कनिष्क का साम्राज्य विस्तार आप ये देख पा रहे हैं। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार संभवतः चीन की भी काफी भूमि पर जो है कनिष्क ने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है ना? तो ये तीन कारण हमने देखे हैं भारतीय संस्कृति का दूसरे दुनिया के अन्य देशों में फैलने के पीछे कारणों में 3 पॉइंट देखे हैं। इसके बाद में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि भारत के प्राचीन भारत के उपनिवेश कौन कौन से रहे हैं। अभी तक तो आपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ही उपनिवेश समझे सुने थे, है ना, या कहें कि इंग्लैंड के उपनिवेश सुने थे। जी हाँ, भारत के भी कुछ उपनिवेश हुआ करते थे, प्राचीन भारत के भी कुछ उपनिवेश थे। उस समय भी कुछ शासक थे जिन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे भारत के अलावा अन्य देशों पर। जैसे कि सबसे पहले नाम पर आता है चंपा। क्या नाम आता है? चंपा। दरअसल ये जो चंपा है ना, ये चीन का क्षेत्र है, ये चीन का एक क्षेत्र है जिसे हिंद चीन कहा जाता है, हिंद चीन। और इस चंपा को आधुनिक समय में अन्नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नाम कहा जाता है। तो प्राचीन समय में भारतीयों ने हिंद चीन में चंपा नामक राज्य की स्थापना की थी। हिंद चीन नामक क्षेत्र में किस चंपा नामक राज्य की स्थापना की थी? किसने की थी? भारतीयों ने की थी। चंपा में द्वितीय शताब्दी में श्रीमार नाम का एक शासक था जिसने श्रीमार नामक एक राजवंश की स्थापना की। चंपा में अनेक हिंदू व बौद्ध स्तूपों का जो है पता भी चलता है और इन्हीं से पता चलता है कि यहाँ भारतीय संस्कृति का काफी बोलबाला हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत का चंपा एक विशेष उपनिवेश माना जाता है जिसकी स्थापना भारतीयों ने ही की थी। ये कहां पर आता? तो चीन के अंतर्गत जो है हिंद चीन नाम क्षेत्र में चंपा राज्य की स्थापना की थी। आधुनिक समय में इसे अन्नाम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य उपनिवेश की। तो वो था कंबोडिया। जी हाँ, आज भी विश्व मानचित्र में कंबोडिया स्थित है। कंबोडिया, इस कंबोडिया को कभी कभी कंबोज भी कहा जाता है, कंबोज या कंबोडिया। ठीक है ना? ये चीनी लोगों ने इसको फूनान कहा। क्या कहा? चीनी लोग क्या कहते थे इसको? फूनान। क्या कहते थे? फूनान। कंबोडिया की स्थापना जो है कोडिडन ने नामक ब्राह्मण ने की थी, इसलिए इसका नाम थोड़ा इस प्रकार कंबोडिया नाम पड़ा है इसका। ठीक है? कोडिन नामक एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कंबोडिया की स्थापना की थी। कंबोडिया में भारतीय सभ्यता का विकास बहुत तीव्र गति से माना जाता है, तीव्र गति से हुआ था। और एक विचारणीय बात यह है कि इस कंबोडिया में जो है ना संस्कृत भाषा का विशेष रूप से बोलबाला था, संस्कृत भाषा का। इसके अलावा अन्य उपनिवेशों में जावा का नाम भी आता है। जावा, जो कि जावा सुमात्रा सुना है ना आप लोगों ने? तो जावा जो है भारत का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश माना जाता है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि जावा में भारतीयों ने प्रथम शताब्दी में अपने राज्य की स्थापना की थी। फायान जो है फायान जो कि चीनी यात्री था, तो इसने जावा की यात्रा की थी और यहाँ अनेक हिंदू मंदिर व फिर कहें कि स्तूपों का पता लगाया था और भारतीय संस्कृति के प्रभाव की उसने वहां पर चर्चा की थी। किसने? फायान ने। तो फायान के यात्रा विवरण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जावा में भी भारतीय संस्कृति का विशेष बोलबाला था। जावा जो है भारत का एक प्राचीन उपनिवेश था। इसके अलावा अन्य उपनिवेशों के अंतर्गत बात कर सकते हैं सुमात्रा की। सुमात्रा में भी भारतीय राज्य की स्थापना जो है 4वीं शताब्दी में हुई थी। याद रखिएगा, चीनी यात्री क्या नाम? इत्सिंग। आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा भी होगा। चीनी यात्री था इत्सिंग जिसने 2 बार सुमात्रा की यात्रा की थी और उसी के अनुसार वहां सुमात्रा में बौद्ध धर्म का जो सुमात्रा जो है
बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। कब? इत्सिंग की यात्रा के दौरान या इत्सिंग की यात्रा के समय, ठीक है ना। तो सुमात्रा जो है कब? चौथी सदी में भारतीय राज्य की स्थापना मानी जाती है सुमात्रा में, जहां पर बौद्ध धर्म का यह केंद्र माना जाता था सुमात्रा। इसके अलावा मलाया तथा भारत के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं, प्राचीन काल से इनके संबंध रहे हैं। यहां पर शैलेंद्र नामक शासक ने 8वीं शताब्दी में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी और शीघ्र ही यह शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल गया। मलाया एक संपन्न देश था, यहां भारत के बौद्ध और ब्राह्मण धर्म ज्यादा प्रचलित हुए, ठीक है, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म अत्यधिक प्रचलित हुए मलाया में, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य देशों में शाम देश आता है, शाम जिसे अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड पर भी एक समय भारत का ही अधिकार हुआ करता था, भारत का ही एक उपनिवेश हुआ करता था थाईलैंड को प्राचीन काल में शाम कहा जाता था। शाम पहले कंबोडिया के अधीन था। किसके अधीन था? कंबोडिया के अधीन। लेकिन 12वीं शताब्दी में थाई नामक जातियों ने शाम पर अधिकार कर लिया, मतलब कंबोडिया से इसको छीन लिया। किसने छीना? थाई नामक जाति ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ा थाईलैंड, ठीक है। तो शाम में बौद्ध धर्म की स्थापना की और शाम में जो है अभी भी बौद्ध धर्म प्रचलित माना जाता है। इसके अलावा बाली वर्तमान में भी ये राज्य स्थित है। सुदूर पूर्व में बाली भी एक भारतीय उपनिवेश हुआ करता था, जिस पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। आज भी बाली में भारतीय संस्कृति ही प्रचलित है तथा हिंदू देवता शिव, गणेश, इंद्र आदि की पूजा आज भी मानी जाती है, आज भी होती है। कहां पर? बाली में। इसके अलावा दो अन्य देश और थे, बाकी जगह 3 अन्य देश और थे। यहां पर तो क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 7 उसके बाद में 8 नंबर से होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूं, 8, 9 और ये 10। तो 10 ऐसे उपनिवेशों की मैंने आज इस सेशन में चर्चा की जो प्राचीन काल में भारत के थे। बोर्नियो भी भारतीय संस्कृति से व्यापक रूप से प्रभावित था। बोर्नियो में जो है भारतीय उपनिवेश की स्थापना 4th शताब्दी में हुई। बोर्नियो से प्राप्त विभिन्न हिंदू देवी देवता और बौद्ध मूर्तियां वहां भारतीय संस्कृति के प्रभाव को प्रमाणित करती है। तो ये सब जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बर्मा, जिसे आप सभी जानते हैं आधुनिक समय में म्यांमार कहा जाता है। भारत और बर्मा के संबंध तो प्राचीन समय से रहे हैं। अशोक ने अपने अनुचरों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बर्मा भेजा था, है ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जिसमें बर्मा में जो है बौद्ध धर्म की स्थापना, इसी कारण से बर्मा में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के वहां के कई राजाओं ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म जो है आज भी प्रमुख रूप से म्यांमार में आज भी बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बना हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका, है ना, लंका और भारत के संबंधों से आप भली भांति परिचित हैं और अत्यंत प्राचीन काल से संबंध बने हुए। कब से? रामायण के समय से श्रीलंका और भारत के संबंध बने हुए, जब राम भगवान ने रावण को परास्त किया था, है ना। इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। इस समय में जो है अशोक ने, प्राचीन काल की बात करें तो अशोक ने 3री सदी में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था और इसी के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और शीघ्र ही बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका का प्रमुख धर्म बन गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमने 3 कॉन्सेप्टों पर चर्चा की है। बेसिकली सबसे पहले हमने व्याख्या के रूप में ये देखा कि बृहत्तर भारत होता क्या है ना। जब भारतीयों ने भारत की भौगोलिक सीमा को लांघ करके अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए, तो उसी दौरान जहां जहां उन्होंने संबंध स्थापित किए, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की छाप छोड़ी अन्य देशों में, तो उस संपूर्ण क्षेत्र को जो है हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने 3 विशेष कारण देखे, जिसमें हमने देखा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार क्यों हुआ। उसके पीछे हमने कुछ धार्मिक कारणों पर चर्चा की, कुछ व्यापारिक कारण देखे और कुछ साम्राज्यवादी कारण देखे। तो 3 कारण ये देखे। इसके अलावा हमने 10 ऐसे उपनिवेशों की बात की है जहां पर भारतीयों ने भारतीय सीमा को लांघ करके दुनिया के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। ऐसे 10 उपनिवेशों की हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर
43 लास्ट लेक्चर होगा, 43 नाम का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। ठीक है, और भारत पर अरब और ये तुर्कों के आक्रमण से ही जो है भारत में अब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है? तो भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण प्राचीन इतिहास की इस सब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक होगा, जो कि कल वाले सेशन में देखने को मिलेगा इवनिंग टाइम में, सेम टाइम पर 6 बजे ही। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। सभी पीडीएफ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डेली सेशन की अपडेट भी आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां चाहे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।